उत्तर प्रदेश की चुनावी परीक्षा में आज पहला पेपर है। पहले दौर का मतदान है आज 58 सीटों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारे तमाम संवाददाता इन 58 सीटों पर मौजूद हैं और हम एक एक करके उनके पास जा रहे हैं। अभी और भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। तस्वीरें जो आ रही हैं उत्साह बढ़ाने वाली हैं। पहले चरण की 58 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, हर एक विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र की तस्वीर आप देख लीजिए। आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखेंगी जहां पर सुबह से ही कतार में लोग खड़े हो गए हैं। आज ठंड है, थोड़े से बादल भी छाए हुए हैं, बारिश भी हो रही है बूंदाबांदी, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं वोट डालने के लिए। आपके क्षेत्र में भी अगर आज वोट पड़ रहे हैं तो अपने घरों से निकलिए और वोट डाल कर आइए, उसके बाद बाकी काम होता रहेगा। ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की दिखा रहे हैं। यूपी में पहले चरण की जहां पर वोटिंग चल रही है, जो हल्का सा कोहरा है, धुंधलका है, उससे देखकर ही आप तापमान का अंदाजा लगा सकते हैं। यूं तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई है और ये पहले चरण का वोटिंग चल रहा है। मौसमी सिंह के पास सीधा आपको लिए चलते हैं, वहां संजीव बालियान उनके साथ मौजूद हैं। मौसमी जी। श्वेता, संजीव बालियान साहब हमारे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री। और कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इससे ये अंदाजा आप लगाइए। अंगीठी में यहाँ पे लगातार जो है आप बैठे हुए हैं और लगातार फोन पे भी जो है लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव का दिन है, कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई समस्या आती है, चूंकि मेरे विधायक सभा के विधायक तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर किसी भी कार्यकर्ता को एजेंट को कोई समस्या है तो मुझे फोन करता है। और आज का दिन चूंकि मैं मंत्री हूँ, घूम तो सकता नहीं केंद्र सरकार में, तो ये काम मेरा है कि पूरा दिन मैं सबके फोन सुनूं। अगर कहीं कोई समस्या है किसी भी गांव में किसी बूथ पर, तो उस समस्या का समाधान करो। तो कितनी थकान हो गई बालियान साहब, क्योंकि बैक टू बैक प्रचार चला और लगातार काफी नाक और साग की लड़ाई हो गई आपके लिए। गढ़ है किसानों की सियासत का, गढ़ है किसान आंदोलन का, और सामने है संजीव बालियान। ये तो बात ठीक है आपकी। दिक्कत रही, पूरी रात भी नहीं सोया, पूरी रात फोन सुने, कहीं कोई तनाव कहीं कोई बात। और हमेशा जब भी मैं मुजफ्फर की जनता से कुछ मांगने गया हूँ, हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है। पिछले 8-9 साल से कोई भी चुनाव, लोकसभा, विधानसभा या लोकल चुनाव, हमेशा मुजफ्फर की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आशीर्वाद मिलेगा मुझे। बालियान साहब, जयंत चौधरी साहब ने बोला है कि वो वोट नहीं डालेंगे, वो जा रहे हैं प्रचार के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो आप वोट डालने निकल रहे हैं? मैं तो अपने गाँव में जा रहा हूँ, उनकी वोट कहाँ है पूछ तो लो। कभी हुई ना वोट, हो सके दिल्ली में होगी, मुझे लगे कभी उनकी यूपी में वोट ही ना हो, दिल्ली में मिलेगी पक्का उनकी वोट। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि वो उनकी वोट नहीं है, पर उन्होंने ये कहा कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप पता करो कहाँ है वोट, ये आप लोगों का भी काम है, जनता को बताओ कि उनकी वोट कहाँ है। राजनीति कहाँ की करते हैं, वोट कहाँ है। मेरी तो मेरे गाँव में है और मैं अपने गाँव में जा रहा हूँ कुटुबा कुटुब में वोट डालने। 10 बजे भी बस 10-15 मिनट में यहाँ से निकलूंगा। उनकी वोट नहीं है शायद उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वोट नहीं है, आप क्या इशारा करना चाह रहे हैं? नहीं, इशारा कुछ नहीं करना। नेता तो उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत बड़े नेता हैं। आपने ही कहा कि वोट नहीं डाल रहे, तो मैंने सोचा दिल्ली रहते हैं, यहाँ यूपी में तो रहते नहीं। नेता तो बिल्कुल है, मैं कब कह रहा हूँ, मेरे से तो बहुत बड़े नेता हैं साहब। चौधरी साहब के परिवार से हैं, चरण सिंह के पुत्र हैं, हमारे सबसे बड़े नेता के पुत्र हैं, तो ऐसा नहीं नेता है, लेकिन शायद वोट नहीं है। चौधराहट का भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से उनको सिंपैथी वोट भी जाएगा। अजीत सिंह जी का जिस तरह से निधन हुआ, उसके बाद से लगातार इमोशनल अपील उनकी वाइफ की तरफ से भी आई कि मैं घर देख रही हूं और वो जो है सियासत देख रहे हैं। जयंत की जो पूरी विरासत है आपके हाथ में है। इमोशनल अपील के अलावा उनके पास है क्या काम? क्या उन्होंने लोगों के बीच में आते नहीं, रहते नहीं, हेलीकॉप्टर से आते हैं वापस चले जाते हैं। तो इसके अगर ईसा हटा दोगे तो फिर है क्या इसके अलावा? अपना कहने के लिए एक विरासत की दुआई तो है। चौधरी साहब तो हमारे डंडे भी उन्होंने खाए। हाथरस में जब कांड हुआ था तो उन्होंने कहा लगातार डंडे भी खाए उन्होंने, यहाँ पे लगातार उसको भी एक भावनात्मक अपील की से जोड़ा जा रहा है। उनका कोई डंडा नहीं लगा था, जो था वो दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गांव में रहो, आओ, अपने लोगों को जानो, पहचानो, किसान को नजदीक से देखो, यही हमारे बीच में रहो ना, क्या दिक्कत है? तो फॉरेनर है आपको लगता है जयंत? बाहर विदेश से पढ़े, आपको लगता है कि फॉरेनर है यूपी की सियासत में और आपके समुदाय के बीच? देखिए, मैं तो ऐसी बात क्यों कहूं,
अपनी तरफ से। वो तो आप पता वो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो यहाँ आते नहीं जाते नहीं, आप पता करो ना, वो आप पता करो ना, कुछ बातें जी, सवाल सीधे मेरे तौर से पर मत मौसमी हम करो। देखें तो मैं तो ये कहा कि जयंत भाई ठीक चौधरी है, को लेकर कमाते हैं तो भारतीय सबको जनता पता पार्टी है। कमोवेश इसमें काफी कोई दिक्कत सॉफ्ट नहीं, मैं यहाँ रही है बैठा नहीं और मिल उसका रहा कारण भी आपको। ये आप रहा मुझे है बैठे मिले कि तो बता देना। ये भी कहना कि गठबंधन उन्होंने वो गलत जगह चले गए। हम अपने बाकी संवाददाताओं के बारे में भी आपको बता देते हैं। इस समय मुजफ्फरनगर से चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ हैं, अर्पिता आर्या मथुरा से हमारे साथ जुड़ रही हैं, श्वेता झा नोएडा से हैं, सईद अंसारी मेरठ से हमारे साथ हैं। लेकिन विनोद जी, जल्दी जल्दी हम इस बारे में बात कर लेते हैं। एक बार ये देखिए, हिजाब का मुद्दा हो जाए, कर्नाटक से उठकर यूपी तक आ जाता है। जिन जिन सवालों के जिक्र हम देखते हैं वहां पर, जिन मुद्दों की बात हो जाती है, कई बार हम देखते हैं कि यूपी से अलग वो चीजें हो जाती हैं। अगर एआईएम के मुखिया को लेकर गोलियां चल जाती हैं तो आंदोलन हैदराबाद से नजर आता है। ये यूपी चुनाव में ये वोटरों के मन में असर डालेंगे या वोटर सोच चुके थे? देखिए, आमतौर पर तो वोटर तय कर लेता किसको वोट देना है, जिसको, लेकिन ये है, ये भावनात्मक मुद्दे हैं। थोड़ा बहुत इनका एक जो फ्रेंच में जो वोटर होता है, जो बिल्कुल तय नहीं कर पाता आखिरी समय तक कि किसको देना है, कई बार उसके मानस में कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं असर यानी डाल आपका जाती हैं। सपोर्टर था लेकिन थोड़ा सा नाराज भी चल रहा था तो देखेगा नहीं, देखो हाँ, ये होता है, या विरोधी है और डाइल्यूट हो जाता है। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत इनका, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम हवा पलट दें। आमतौर पर वोटर जो है अपने मुद्दों के आधार पर तय कर लेता है। अगर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कोई घटना हो, जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि 2007 में जब गुजरात विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो सोनिया गांधी का एक जो वक्तव्य था मौत के सौदागर वाला, उसने पूरे गुजरात के चुनाव की हवा बदल दी थी, क्योंकि गुजरात से जुड़ा हुआ मसला था। गुजरात के बारे में उन्होंने कहा था और उन्होंने सीधे निशाना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो गुजरात के लोकप्रिय नेता थे। तो वो लोगों ने उसको ले लिया अपने अस्मिता पर। तो ये, लेकिन ये मामले जो जैसे हिजाब का हो गया है, ओवैसी जी का हो गया, ये मसले सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इनका थोड़ा बहुत, मैं संजय जी ज्यादा बता पाएंगे इसको, थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन इन जनरल वोटर जो है जिसका उसका मन होता है वो तय कर चुका है अपने मुद्दों के हिसाब से। तो संजय जी, वही चीज, वो गलती नहीं करना चाहती है बीजेपी कि जाटों के खिलाफ या जाटों के नेता के खिलाफ कोई ऐसी बात बोल दो कि वो आहत हो जाएं। क्योंकि हमने तो तब भी देखा जब मथुरा में हेमा मालिनी थोड़ा सा वीक दिख रही थी, धर्मेंद्र ने जाकर कह दिया कि अपनी भाभी को वोट दो, और उस समय सारे जाट एक साथ आ गए थे। ये इमोशनल समुदाय है। देखिए श्वेता जी, इन चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि वोटर तकरीबन, हम जानते हैं कि अलग अलग समुदाय के वोटर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, लेकिन इन चुनाव में जितना पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, उसको आप पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस में ले लीजिए, जितना इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है वैसा पिछले कई चुनाव में दिखाई नहीं पड़ा। तो आप मुस्लिम मतदाताओं की बात कर रहे हैं, उन्होंने मन बना लिया है। जाट मतदाताओं की मन की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी मन बना लिया है। जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे थे, इन तरह के घटनाओं से आखिरी मिनट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, लेकिन लोग मन बना चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग मन बना चुके हैं। मुझे लगता है पिछले, अगर एक दशक को देखें, पिछले 10 साल में जो बड़ा परिवर्तन राजनीति में है, देश की राजनीति में, यही है। आज बड़ी तादाद में लोग पहले से मन बना लेते हैं। अगर आप इसको 96-98 के चुनावों से तुलना करें, उस समय कम तादाद में लोग मन बनाते थे और आखिरी वक्त में लोग ज्यादा मन बनाते थे। जी। तो ये राकेश टिकैत का जिक्र क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है तो बहुत जरूरी हो जाता है। किसान आंदोलन अगर रहे तो एक चेहरा अगर रहा तो राकेश टिकैत ही रहे। राकेश टिकैत से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी कुमार कुणाल ने। चुनाव के दिन क्या कह रहे हैं, सुनिए। और पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है और इस इलाके में सियासी घमासान चाहे जिसके बीच में हो, लेकिन इस बार जो दिशा तय की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावों की, वो शख्स हमारे साथ है, राकेश टिकैत साहब। इस बार जो चुनाव चाहे जो लड़ रहा हो, लेकिन दिशा तो आपने ही तय की, ये लग रहा है ना। हम कौन दिशा तय करवाना है? चुनाव से तो हम दूर हैं, हम तो दूर रहते हैं चुनाव से। हम तो अपनी बात बताते हैं। जनता की नाराजगी होगी, सरकारों को ठीक करना चाहिए। देखो, जिसकी सरकार आ गई वो जनता के प्रति ठीक रवैया रखो। तानाशाह नहीं बनना चाहिए। यहाँ तानाशाह पैदा नहीं होते। यहाँ नेता तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तानाशाह पैदा नहीं होते। लेकिन जो माहौल है, आप भी घूम रहे हैं, आप भी अलग अलग जगह जा रहे हैं। अभी भी हम मेरठ और मुजफ्फरनगर के रास्ते में हैं और मैंने भी सुबह से लाइन देखी है। क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? किस तरीके से लोग अभी देख रहे हैं इन चुनाव को? देखो, नाराजगी तो है सरकार से,
वो महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, जो यूथ है बेरोजगार हो रहा है, यहाँ वो पढ़ लिख के वो कुछ करना चाहता है। जो युवा है वो मजदूर नहीं बनना चाहता, वर्कर नहीं बनना चाहता, उसको उस तरह की एजुकेशन दो। आपने एजुकेशन खत्म कर दी। मतलब क्या पॉलिसी है देश के प्रति कि आप स्कूल बंद करके कहाँ ले जाना चाहते हो देश को? ये देश की जनता में समझ में आ गया। मतलब स्कूल बंद होंगे, शराब के ठेके खुलेंगे, नेताओं के मीटिंग हो सकती है, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। मतलब पहली बार देखा कि जनता जबरदस्ती पंजाब, हरियाणा स्कूल खोल लो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार है कि बंद कर रही। वो जाते हैं जो मजदूर यहां से गए थे कोरोना काल में, क्या स्पेशल ट्रेन उस टाइम पर नहीं चल सकती थी? अच्छा, वही जो प्रधानमंत्री ने कभी कहा, उसका जिक्र भी किया था अपना जो संसद में उन्होंने भाषण दिया, तो आपको लगता है कि सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है? चाहे वो कृषि कानून को भी लेकर के हो, उन्होंने कहा कि देश हित में हमने कृषि कानून भी वापस लिए, तो आप लगता है कि सरकार अपनी गलती पे पर्दा डाल रही है? गलती पे पर्दा डालती है पूरी। मतलब अभी भी घुमा फिरा के शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि हमने देश हित में कानून को वापसी लिया। ऐसा नहीं है कि देश हित में लिया हो। भाई गलती होगी उनसे, वो पकड़ में आएगी। देखो चोरी जैसा काम नहीं है पैसे पकड़ा ना जा, चोरी जैसा काम नहीं है, पकड़ा ना जा, बस टन आवे रात रात में अगर विजय जी मुद्दे उठा रहे हैं राकेश टिकैत चुनाव के दिन। बिल्कुल चुनाव के दिन उठा रहे हैं, और जो कुणाल ने पूछा वो सही कहा कि वो दिशा एक तय कर रहे थे राकेश टिकैत। इस खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर। लेकिन एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ श्वेता जी, ये चुनाव एक नए तरीके का चुनाव है उत्तर प्रदेश का, कि ये सेकेंड जनरेशन का चुनाव हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश की जो सारी लीडरशिप है, अभी हमने जयंत चौधरी का जिक्र देखा कि बालियान साहब जयंत चौधरी का जिक्र कर रहे थे, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप देखिए। अब इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, लालजी टंडन नहीं है। वहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, दिनेश शर्मा हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं। वो सेकंड जनरेशन की लीडरशिप है। कांग्रेस में राज बब्बर, शीला दीक्षित, उस तरह सलमान खरशेद, बिल्कुल ट्रांजिशनल। वहां पे प्रियंका गांधी आ गई हैं। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह नहीं है, अब अखिलेश यादव देख रहे हैं। आरएलडी में जो है जयंत चौधरी आ गए हैं, अजीत सिंह और वो वाली टिकट, और राकेश टिकैत भी सेकंड जनरेशन है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से यहाँ पर आ गए हैं। तो उतना ही अहम हो जाता है। अर्पिता, सीधा आपके पास आ रही हूँ, मथुरा से आप लाइव हैं। उतना ही अहम ये हो जाता है कि जो युवा वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो वोकल तो बहुत ज्यादा है, बहुत बातें करते हैं कि नौकरी कैसे और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो भी निर्णायक होंगे आज। मथुरा जहां से आप मौजूद हैं, वहां पर राजनीति का केंद्र इन चुनावों में रहा। मथुरा को लेकर बहुत बातें हुई, यहां तक हुआ कि क्या योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। आखिरकार उन्होंने गोरखपुर को चुना, लेकिन मथुरा अपनी इस वीआईपी स्टेटस को समझ रही है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, क्या है, जब चुनाव में बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ तो ये कहा गया कि अयोध्या काशी झांकी है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी है आज, और वो इस लिहाज से है क्योंकि आज तस्वीरों में जरा देखिए, लोग घरों से निकले हैं। आज बारी इसलिए है क्योंकि आज ये अपना कीमती वोट जो है मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे। और युवाओं का जिक्र आप श्वेता कर रही थी, तो यहाँ देखिए भारी तादाद में आपको युवा ही नजर आएंगे। महिलाएं भी हालांकि निकल रही हैं, लेकिन देखिए सुबह का वक्त है, माना जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त थोड़ा चढ़ेगा महिलाएं घर का काम निपटाकर और संख्या में यहाँ पहुंचेंगी। लेकिन कुछ युवा है, जल्दी से पहले उनसे बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको यहाँ पर? ये देखिए कुछ तो ऐसे आपको मिलेंगे ना जब भी आप पोलिंग बूथ पे जाइएगा कि साइलेंट होते हैं, यानी वो ना मुद्दे बताते हैं ना कुछ समझ नहीं सकते, आप भाप नहीं सकते कि वो क्या कह रहे हैं या क्या चाहते हैं। बोलेंगे कुछ? नहीं। कौन सा मुद्दा लग रहा है आपको? किस मुद्दे को सोच के आए हैं वोट करने? मुद्दे से बात नहीं है, ये देखनी पड़ती सरकार किसकी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ये सोच के आए हैं कि सरकार किसकी होनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि ये मत बताइएगा कि किस पार्टी को, मुद्दे बताइएगा। विकास के मतलब से वोट करना है। अच्छा, आप विकास में बदल दे। चलिए जल्दी से यहाँ का भी रुक कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा अहम है, उसको सोचकर आप पहुंचे? विकास का मुद्दा है और यहाँ बढ़िया तरीके से होना चाहिए मतदान।
अच्छा, कुछ महिलाएं भी हैं, अगर मुझे अब थोड़ा रास्ता दे दीजिए। अरे अम्मा, सुबह सुबह काम निपटा ली सारा? घर का सारा काम निपट गया? हाँ। अच्छा, वोट करने आई हैं, किस मतलब क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारे जो राजा बना वही राजा बनेगा। जो राजा बना है वही राजा बनेगा। देखिए, आप बताइए, आप घर के सारे काम निपटा के सुबह सुबह ही आ गई? क्यों, तुम भेज देंगे का हुआ? हम तो छोड़ के आए सारे घर काम छोड़ के आइए मतदान पहले। देखिए, ये उत्साह है। और मैं एक और खास बात बता दूं, जितनी देर से मैं इंतजार कर रही थी श्वेता आप मेरे पास आएंगी लाइव के लिए, इतनी देर में इतनी ठंड है यहाँ पर, बावजूद इस ठंड के, इस कोहरे के, और कोहरा ये समझिए ओस गिर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों का जो जोश है वो हाई है। अब जल्दी से एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर देखिए, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम हुए हैं, साथ ही साथ कोविड, क्योंकि इस बार सब कुछ बदल गया है कोविड के आने से, उसके बावजूद यहाँ उस हिसाब का भी इंतजाम किया गया है। हालांकि थोड़ी दूरी यहाँ लोगों के बीच में जरूर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को देखिए बाहर भी वहाँ रोक दिया गया है, क्योंकि अंदर काफी भीड़ हो जाती है, उसकी वजह से लोगों को बाहर भी रोका गया है। बाकायदा आप यहाँ लाइन देख रहे हैं। और ये आप जरा देखिए, यहाँ अगर कोई भी आ रहा दिखाइए, आप ये टेम्परेचर लेकर ही उनको अंदर जाने दे रही है। जी अर्पिता लौटते हैं, टेम्परेचर ले रही है। एक एक करके हम सबके पास चले। श्वेता झा नोएडा से हमारे साथ हैं। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर होगा। नोएडा में श्वेता, जो बहुमंजिला इमारतें हैं, यहाँ पर सोसाइटीज हैं, लोगों में उत्साह उतना ही है जितना मथुरा से जो अर्पिता दिखा रही हैं, या यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं? वहां तो औरतें घर का काम छोड़कर आ गई हैं। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं, जो सवाल आपके मन में था वही सवाल मुझे भी यहाँ आने तक था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं अपार्टमेंट से लोग निकलकर यहाँ आ पाएंगे कि नहीं लोग, लेकिन यहाँ पर सुबह से देखिए, सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। यहाँ पर देखिए, अभी डीएम यहाँ से होके गए हैं और यहाँ पर लगातार लोग आ रहे थे और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि मॉर्निंग वॉक में सुबह सुबह लोग आए थे तो उनकी प्रेफरेंस ये थी कि वो आ करके सबसे पहले वोट कास्ट करें और उसके बाद फिर वो आगे अपना काम करें। अभी एक शख्स जो है तुरंत वोट करके आए हैं। आप क्या मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे सुबह? हाँ जी। तो पहला प्रेफरेंस ये कि पहले वोट कर दे। एग्जैक्टली। और ये थैंक यू का हाँ, ये यहाँ से मिला भाई वोट डालने के लिए। इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या रहे? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ग्रामीण इलाके जो है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके मुद्दे कुछ अलग होते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं बहुमंजिला इमारतों में उनके मुद्दे कुछ अलग होते हैं। आपके क्या मुद्दे रहे? भाई मेरा मुद्दा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उत्तर प्रदेश में वो है लॉ एंड ऑर्डर। और मेन चीज जो भी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है वो मुख्य मुद्दा है, स्पेशली प्रदेश सरकार के रूप में, तो वो मुख्य मुद्दा है। ग्रामीण इलाकों के मुद्दे अलग रहे होंगे, लेकिन हम लोगों के लिए वी वांट अ सेफर सोसाइटी फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर फैमिलीज, एंड दैट इज व्हाट वी आर। जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं श्वेता, अक्सर आपने देखा होगा वहां पर इसी बात को लेके ही वो आते हैं अपार्टमेंट्स में कि उनको एक सेफ सोसाइटी मिले। यहाँ पर आप देखिए, एक स्कूल में व्यवस्था की गई है, अलग से यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं सो दैट कि यहाँ पर लोग आए और आ करके ज्यादा उत्साहित हों और वोट कास्ट करके इस तरह से कुछ सेल्फी वो ले सके। ये मॉडल बूथ साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यहाँ पर मॉडल बूथ की तस्वीरें आप दिखा रही हैं श्वेता। आपने वोट डाल दिया या वेट कर रही हैं अपने काम को खत्म होने का? बिल्कुल, काम खत्म करने का हम इंतजार कर रहे हैं श्वेता। जैसे ही काम खत्म होगा, सबसे पहला काम उसके बाद यही होगा कि हम वोट कास्ट करें। और यहाँ पर आप देखिए, बीएलओस के यहाँ 7 काउंटर्स यहाँ पे अलग से बनाए गए हैं और बेहद खूबसूरती से सभी बच्चों ने यहाँ पर तैयार किया है। अपने से थैंक यू कार्ड्स बनाए हैं, बीएलओ के 7 काउंटर्स बनाए हैं और यहाँ पर कई तरह के पेंटिंग्स, देखिए वॉल पर पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। बाकायदा टीचर्स यहाँ अपॉइंट किए गए हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर पालन किया जा सके। तो ये तमाम चीजें, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो। और ओमिक्रॉन को लेकर जो लोगों के मन में एक दहशत थी, एक भय था कि पता नहीं इस बार लोग निकलेंगे कि नहीं इलेक्शन में वोट करने के लिए वोटिंग डे पर, वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जबरदस्त मास्क लगाकर सारे लोग निकल रहे हैं और ये अच्छी चीज है। आप सब से हम एक बार फिर यही गुजारिश करेंगे कि निकलिए, वोट डालकर आइए, अपने लोकतंत्र के इस उत्सव का हिस्सा बनिए। चित्रा, मुजफ्फरनगर में जो तमाम आवाजें उठती हैं उनमें 2 प्रमुख आवाजों को हमने आज सुनाया है। संजीव बालियान जो कि जयंत चौधरी पर सॉफ्ट तो नजर आए, लेकिन साथ में यह सवाल भी उठा दिया कि क्या उनका वोट यहां पर है या फिर दिल्ली में उनका वोट है, यानी कि वो यहां के एक तरह से कहें तो ओरिजिनल जाट नहीं।
दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो थोड़ा आश्वस्त भी दिख रहे हैं कि इतने दिनों से जो किसान आंदोलन की अगुवाई उन्होंने की थी, शायद उसके राजनीतिक परिणाम भी कुछ दिखने के लिए मिल सकते हैं। और मुजफ्फरनगर उसके बीच में अपने मुद्दों के साथ आज वोट डाल रहा है। चित्रा। श्वेता, यहाँ पर दो बात को समझना होगा। देखिए, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद सामने आकर माफी मांगना और किसान कानूनों को वापस ले लेना यकीनन ये एक बड़ा जेस्चर सरकार की ओर से दिखाया गया। तो उसके बीच का चुनाव मुजफ्फरनगर का है। इसके अलावा जयंत चौधरी को लेकर संजीव बालियान की ओर से जो भी बातें कही जाए, लेकिन जाट वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश बीजेपी किस तरह से कर रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं और यकीनन जयंत चौधरी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। हालांकि 2017 में कुछ कमाल उनकी पार्टी की ओर से यहां पर नहीं दिखाया गया था और पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी, मुजफ्फरनगर खासतौर से। लेकिन इस बार की परिस्थिति अलग है। मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं, 6 पर आरएलडी समाजवादी गठबंधन ने, जबकि मुसलमानों की तादाद भी बड़ी है यहां पर, उसके बावजूद एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा न हो कि जाट वोटर हमारा बढ़ जाए। जयंत चौधरी को आगे करके समाजवादी पार्टी भी यहां पर कुछ कमाल कर जाने की फिराक में है, लेकिन क्या ऐसा होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरी तरफ कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा और मुजफ्फरनगर दंगे का दर्द। हालांकि बार बार बीजेपी उसको उभारने की कोशिश करती है, लेकिन यकीनन लोगों के जहन में वो बात भी रही होंगी। यही कारण है कि टक्कर यहां पर देखी जा रही है। एक तरफा चुनाव जैसा कि 2017 में हमने देखा था या उसके पहले की स्थिति थी, वैसा इस वक्त नजर नहीं आता है। लेकिन यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोटिंग के लिए पहुंच रही है, जरा उन लोगों से जान लेते हैं। सर, जहन में क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट डालने के लिए आए हैं? देश में शांति रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे। शांति रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। थोड़ा अंदर की तरफ हम चलेंगे, आप जगह दीजिए। कुछ लोग यहाँ पर अब वोट डाल के आ रहे हैं। सर, थोड़ा आगे आइए प्लीज, अपनी स्याही का निशान दिखाइए। ये देखिए, ये अमित स्याही का निशान, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कौन सा मुद्दा रहा जिसको दिल में रखकर आप वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पर? सुरक्षा प्रथम। सुरक्षा प्रथम है। मुजफ्फरनगर में 2 लोगों की राय यही निकलकर सामने आई, सुरक्षा प्रथम है। अब वोट डालने के लिए आए हैं, आपके जहन में क्या मुद्दा है? ठीक है, ये कुछ है, सब ठीक है। मुजफ्फरनगर में कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिसको लगता है कि जो भी सरकार बने वो दूर करे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। यहाँ आइए, आप आइए। देखिए, जो युवा वोटर हैं वो भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कौन सा मुद्दा रहा जिसको ध्यान में रखते हुए आपने वोट डाला? मैडम, सुरक्षा का, महिला सुरक्षा है और कानून व्यवस्था अच्छी है। अच्छी कानून व्यवस्था है जी। और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है। इधर आइए, आप अपनी बात करिए। आप बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा, महिलाओं की बात हुई है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा जो वोट डालने के लिए पहुंचे तो दिमाग में था? बस जी यही था कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी हाँ, चाहिए। इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर हाँ, आपने वोट डाला है। किसान आंदोलन हुआ था, उसका कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पर? किसान आंदोलन को लेकर बड़े बड़े नेता भी बैठे हुए थे, उसका कुछ असर है क्या? वो दिमाग जी, असर हो या ना हो, लेकिन वोट तो उसे ही डालते हैं सभी जहाँ वे सोच रखे हैं। उन्होंने 5 साल पहले ही सोच लिया कि हमें उसे वोट डालनी है। ये जबरदस्त है कि 5 साल पहले ही सोच लिया कि वोट किसे डालना है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, दिमाग में कौन सा मुद्दा है? मुद्दा तो कुछ नहीं है, बस ये है कि इस बार जो है अपनी पार्टी जीत जाए, आरएलडी। चलिए ठीक है, कुछ लोग अपनी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। सर, आप बताइए, मुद्दा कौन सा बड़ा यहाँ पर है? मुद्दा तो कोई भी बड़ा नहीं है। मुद्दा कोई बड़ा नहीं है, तो जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो दिमाग में क्या था? चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, आप वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, सुबह सुबह का वक्त है, ठंड भी कड़ाके की है। कौन सा मुद्दा रहा जिसको ध्यान में रखकर वोटिंग के लिए आप यहाँ पर आए? बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है जी हाँ। देखिए, यहाँ पर मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो लोगों की देखने को मिल रही है। यकीनन इस बार का चुनाव जो मुजफ्फरनगर का है वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है। एक तरफ सौरभ स्वरूप आरएलडी और समाजवादी गठबंधन से चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कपिल देव अग्रवाल जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं, वो उनको कड़ी और बड़ी टक्कर देने की कोशिश, और ये बताते हुए कि दरअसल कोई टक्कर में नहीं है, लेकिन दिलचस्प होगा देखना मुजफ्फरनगर की जनता किसको सिर माथे पर बिठाती है, किसको दिखाती है बाहर का रास्ता। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी वाला ये मुजफ्फरनगर इस बार अपने भविष्य को तय करने की ठान चुका है, और वही लोगों की जुबानी मुजफ्फरनगर की कहानी आप श्रोता सुन रही थी। जी, और मेरठ हम चले सईद अंसारी के पास। उससे पहले नाहिद हसन की बहन से हमारी संवाददाता मिलन शर्मा ने बात की है, सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले फेज की पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ इकरा चौधरी हैं, नाहिद हसन की बहन, जो उनके लिए सपा के गठबंधन की कैंपेनिंग करती आई हैं, और उम्मीद क्या कर रही हैं? आज फाइनल डे है आज पोलिंग का।
फाइनल डे है तो उम्मीद यही है कि सब लोग वोट डालने जाएं और वोट की जो परसेंटेज है वो अच्छी रहे एंड दैट पीपल सपोर्ट अस। सपोर्ट से ज्यादा आपको लगता है कि आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं चुनाव में, क्या वो मुद्दे कैराना में खासकर अगर हम बात करें तो कार्यरत रहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुद्दे सच्चाई वाले हैं, झूठ नहीं है उन मुद्दों में। तो जनता के मुद्दे हैं, जो धरातल पे उनकी दिक्कतें हैं उसके मुद्दे उठाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि सभी उसका साथ देंगे और सच्चाई का साथ देंगे। तो चलिए अब मेरठ चलते हैं, जहां पर सईद अंसारी हैं इस समय। और सईद, जैसे मुजफ्फरनगर में वोटर कह रहे हैं कानून व्यवस्था, मेरठ में यह हमेशा जुबान पर रहता है क्योंकि मेरठ के लिए मुद्दा ही यह सबसे बड़ा हो जाता है। वहां पर बड़ी लंबी कतार आपके पीछे दिख रही है वोटरों की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता, लेकिन हम हैरान हैं आज की लाइन देखकर। देखिए जितना आगे जाते हैं लाइन ही लाइन दिखती है। अब हम आपको इधर लिए चलते हैं। देखिए आप सिर्फ लाइन देखिए यहाँ पर आइए, और इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं। तेज इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि ये लाइन बहुत लंबी है और ये मतदाताओं में जोश है। ये जोश क्या कहता है, आप स्टूडियो में बैठी हैं, एक्सपर्ट्स के साथ हैं, उनसे पूछिए, ये बताइए। लेकिन ये मेरठ की जो 7 सीटें हैं, वो 7 सीटें मतलब जहां बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया था और 2017 के चुनाव में सिर्फ एक सीट जो जीती थी मेरठ शहर से रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या इस बार भी बीजेपी बिल्कुल उसी तरह से अपना परचम लहराएगी, या इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है वो कुछ कमाल कर दिखाएगा? वजह यहां पर कई सारी है। गन्ना किसान, तराई वाला एक क्षेत्र, और जहां पर गन्ने की खेती के लिए पानी की सिंचाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता, बिजली बिल माफ करना, गन्ना किसानों का भुगतान करना। हर राजनीतिक दल ये वादा करता है, ये दावा करता है कि हम भुगतान समय से कर रहे हैं, लेकिन वो भुगतान हो रहा है, किसानों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो इन चुनावों में दिखाई देगा। लेकिन ये जो वोट है, ये देखिए बुजुर्ग लोग हैं, आ रहे हैं। हमें ऐसे लोग दिखे, 90 साल से ऊपर के लोग भी नजर आए हैं, बुजुर्ग महिलाएं नजर आई हैं, युवा नजर आए हैं, सभी वोट डाल रहे हैं। मुद्दे यहाँ के कुछ अलग हैं। सुरक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ही, महिला सुरक्षा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या किसान आंदोलन प्रभाव डालेगा, क्या जातियों का प्रभाव चलेगा, क्या इस बार भी लोग हिंदू मुसलमान पर वोट देंगे, या वो मुद्दा अब खत्म हो चुका है? देखना यही होगा कि इस बार का जो चुनाव है वो क्या बदलाव लाता है या फिर से एक बार वही लहर चलती है। लेकिन ये वोटर जो लगातार आ रहे हैं, जो लंबी लाइन दिख बहुत रही लंबी है, लाइन है और गजब की लाइन है। ये कि तस्दीक करती है इस बात की कि भारत के मतदाता कितने जागरूक हैं, उत्तर प्रदेश के मतदाता कितने जागरूक हैं और कितनी बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। इसका होगा राज तिलक ये तय करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग चल रही है। 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है और इस समय हम आपको बताते हैं कि अभी तक जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत कितना अभी बताया जा रहा है। आगरा में 8.1, बुलंदशहर में 7 से कुछ ऊपर, मथुरा में 8 से कुछ ऊपर, बागपत में 8.5%। ये अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है। और संजय जी, 2-2.5 घंटे की वोटिंग में जो ये परसेंटेज आ रहा है, ये उत्साहवर्धक है या सामान्य है? नहीं, मुझे लगता है उत्साहवर्धक है। एक तो 2 चीजें हैं श्वेता। एक तो इन आंकड़ों को देखिए, सब जगह करीब 8-9% वोट पड़ गए हैं। हाँ। और सईद अंसारी जो कतारें दिखा रहे थे, वो लंबी कतारें। मुझे लगता है पूरा का पूरा चुनाव वेस्टर्न यूपी में तो खासकर आइडेंटिटी के सवाल पर टिका हुआ है। और वो आइडेंटिटी है आपके धर्म की आइडेंटिटी और आपकी जात की आइडेंटिटी। और जिन बातों का बार बार जिक्र हो रहा है, मुस्लिम मतदाता, जाट मतदाता, इस वजह से ये लंबी कतारें आपको बूथों पर दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन विनोद जी, ये नहीं हम भूल सकते हैं कि ये जो लंबी कतारें दिख रही हैं, उसका सीधा मतलब ये भी हो जाता है कि हर पक्ष कोई भी लेट बैक नहीं है कि हमारी वाली पार्टी तो जीत रही है। सब निकल रहे हैं, सबको मालूम है वोट देना है। और इसका एक ये भी संदेश है कि पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं कि उनका जो जनाधार वर्ग है, हाँ। जो गारंटी है कि हमें वोट देगा, हाँ। उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकाला जाए।
आमतौर पर क्या होता है, अगर मान लीजिए आप एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो आपका समर्थक कई बार नहीं निकलता है। और हम देख चुके हैं राजस्थान में सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार चुके हैं और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए इस चक्कर में। तो कोई भी पार्टी, कोई भी प्रत्याशी ये जोखिम मोल नहीं लेना चाहता है, कम से कम इस बार के कांटे के चुनाव में। जब लहर होती है एक तरफा, तब कई बार एक वो भी हो जाता है, सुस्ती भी पड़ जाती है कि हम तो जीत ही रहे हैं। लेकिन इस बार एक बात से साबित होती है कि चुनाव जो है बिल्कुल मुकाबले का है। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के टोन को सेट करने के लिए पहले ही दिन 80 बनाम 20 का वो दे दिया था नारा, 80% बनाम 20% का नारा दे दिया था। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो वो संजय जी की बात को पुख्ता कर रहे हैं कि संजय जी ने कहा कि जाति और धर्म, आइडेंटिटी जो है वो इस मामले में, इस चुनाव में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मेरठ को आप देखें, मुजफ्फरनगर को देखें, जो बात हो रही है उसमें जाति भी है और धर्म भी है, दोनों को लेकर राजनीतिक दल महत्वपूर्ण कर रहे हैं। और जो बात चर्चा कर रहे हैं कि आपने भी जैसे बार बार अपील की कि वोट देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया कि 2008 में राजस्थान में सीपी जोशी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे, लेकिन वो एक वोट उनको कम मिला, 62,215 वोट मिले। बीजेपी के 62,216 मिले, वो हार गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उससे पहले 2004 में कर्नाटक का मामला था, जहां जेडीएस के कृष्णमूर्ति साहब थे, यार कृष्णमूर्ति, वो भी एक वोट से हार गए। और 99 की वाजपेयी सरकार का आपने जिक्र देखा ही है कि जो एक वोट से हार गई। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मैं बताता हूँ, एक वोट से भी ज्यादा आधा वोट आधा वोट कि 2017 में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे और अहमद पटेल गुजरात में कैंडिडेट थे, तो वहां पर 2 कांग्रेस के वोट रद्द हो गए थे। उस वजह से जो वोट मिला, टोटल मिला 43.5 वोट जी, और अहमद पटेल को मिल गए 44 वोट, तो वो आधा वोट से जीत गए। तो आधा वोट भी कीमती है, इसलिए हर आदमी वोट डालने जरूर जाए और ये ना सोचे कि भाई वोट नहीं डालेंगे और एक वोट से कोई फर्क पड़ जाएगा। वैसे तो अमेरिका का मैं उदाहरण देख रहा था कि 1874 में वहां पर राष्ट्रपति जो बनने वाले थे वो एक वोट से हार गए और दूसरा आदमी राष्ट्रपति बन गए। ये बातें सुनकर जो लोग सोच रहे होंगे कि एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, वो सारे लोग। बड़ी शानदार अपील आई थी, वो कानपुर के एक हास्य वो कलाकार हैं, तो उनका था कि वो अपनी दो लोकल भाषा में कह रहे थे कि भौजी बैठी ना रहे हो, नहीं जो है फिर न कहो कि फलाने का है हारी के, वोट डालने देंगे तो हारी ही देंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज रहती है। लेकिन संजय जी, खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ की आबादी इतनी बड़ी, एक जो 5 राज्यों में चुनाव होने, उसमें गोवा से अगर हम तुलना कर लें तो वहां तो एवरेज 30-30 हजार के करीब वोटर होते हैं एक बूथ पर। यहाँ तो लाखों की संख्या में। और गाजियाबाद जो आप खुद अभी जिक्र कर रहे थे, हाँ, मैं साहिबाबाद का जिक्र कर रहा था। साहिबाबाद ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है, पूरे देश में सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है। साहिबाबाद में तकरीबन 11 लाख मतदाता हैं। लेकिन अगर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को देखें तो श्वेता, तकरीबन यूपी के असेंबली कंस्टिट्यूएंसी 5-5.5 लाख की, 4 से 5 लाख की होती है। छोटे राज्यों में, यूपी के साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। गोवा का आपने जिक्र किया, करीब 30,000 का। और अगर आप मणिपुर को देखें, मणिपुर में टोटल वोटर ही 21 लाख हैं। और आप देखिए गाजियाबाद की, साहिबाबाद की कंस्टिट्यूएंसी में 11 लाख वोटर हैं। तो छोटे राज्यों में छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसी होती है और वहां जीत हार का फासला भी कम होता है। वहां टर्नआउट जब देखेंगे, जब वहां 14 को वोट पड़ेगा तो देखेंगे टर्नआउट वहां और ज्यादा होगा, वहां और ज्यादा, वहां जागरूकता उतनी रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से कोशिशें होती रहती हैं, तो वो लोग बहुत बड़ी संख्या में निकलते भी हैं। जो जितनी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, उतना ज्यादा मुश्किल चुनाव होगा। उसमें जीत हार का जो वोट है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यदि विधानसभा छोटी है तो वो और ज्यादा। नोएडा के जो उम्मीदवार हैं पंकज सिंह, वो क्या कह रहे हैं इस समय, सुन लेते हैं। जो निर्णय लिया उसकी सभी ने सराहना की है और प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया एक बार फिर से कि वह प्रधानमंत्री तो हैं ही है, लेकिन उसके साथ साथ वह जनता के लिए एक प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई है। तो और देखिए, यही किसान जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने वह बिल भी वापस, किसान बिल वापस लिया, उसको लेकर भी इनके हित के लिए लाए थे। लेकिन यही किसान है जिनके बच्चे देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर हैं। और जब उनके हाथ कांग्रेस और सपा बसपा की मिलीजुली सरकार जब उनके हाथ को बांध कर, उनकी बंदूकों को के मुंह को बंद करके रखती थी ये सपा बसपा की कांग्रेस की सरकार, तो उन फौज के उन जाबाज सिपाहियों को, जवानों के मन पर कैसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता होगा, इसका अंदाजा हम सब लोग लगा सकते हैं। तो जय जवान बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट है, तो जहां जय किसान कमजोर पड़ने लगे वहां जय जवान का नारा जरूर दे दिया जाता है। पंकज सिंह इसी का जिक्र कर रहे थे, किसानों के बच्चे किस तरीके से बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। कैराना एक बार फिर चलते हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, कैराना की जो तस्वीरें हैं,
कैराना में धीरे धीरे आपके पीछे वो कतारें बढ़ती ही जा रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबको मालूम है कि इस बार के चुनाव अगर सबसे ज्यादा चर्चा में यूपी के हैं तो उसे और ज्यादा निर्णायक बनाने के लिए सबको निकलना ही होगा। बिल्कुल श्वेता, हम इस वक्त कैराना में हैं और कैराना में वहां पर हैं जहां पर मृगांका सिंह का वोटिंग भी होनी है। लेकिन हम आपको पहले पीछे आपको ये कतार दिखाते हैं। देखिए इतनी लंबी कतार है जो सुबह से लगी हुई है और सीधे सीधे ये आमने सामने की लड़ाई कम से कम कैराना में है। शामली का ये जिला है, एक सीट यहां पर समाजवादी पार्टी के पास है और यही वो सीट है नाहिद हसन की जो कि सपा के पास है। बाकी दो जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास है। लेकिन लोग बड़ी तादाद में उमड़े हैं यहां पर। हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर किस मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हैं, मुद्दा क्या है इस बार? ये मुद्दा ही है जी कि नाहिद हसन अच्छा आदमी है, अच्छा कैंडिडेट। नाहिद हसन के लिए आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुद्दा है इस बार? हाँ जी, मुद्दा ही है जी, बस नाहिद को वोट देना जी बस। नाहिद के लिए आप लोग बताइए इस बार किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? हम तो किसी मुद्दे पे नहीं कर रहे भाई। अच्छा, मुद्दे नहीं है? वोट देनी है, हमें तो वोट देनी, बस वोट देनी है। आप लोग बताएं किस मुद्दा? रोजगार नहीं है, रोजगार करने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। हरियाणा में तो पहले तो अगर समाजवादी पार्टी बनेगी, पहले तो उसने यहाँ से बहुत में दिए और अब भी अभिषेक अगर पार्टियों और तो कैंडिडेट्स के यहाँ नाम पर जो लोग हैं श्वेता बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इतने मुखर हैं लोग कि आप मुद्दे पूछेंगे वो नाम बता देंगे, वो छोड़ देते हैं क्योंकि अनफेयर हो जाता है एक चुनाव के समय में कि अगर किसी कैंडिडेट या पार्टी का नाम बोला जाए। यहाँ पर चित्रा मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वहां पर भी हर एक इलाके में हम आपको कमोवेश वैसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्साह की, चुनावों की। और चित्रा, मुजफ्फरनगर तो सबकी निगाहों के केंद्र में है। बिल्कुल सही कहा आपने, मुजफ्फरनगर सबके निगाहों के केंद्र में है क्योंकि किसान आंदोलन जो इतने लंबे समय तक चला है, 13 महीनों तक तकरीबन, ज्यादातर आबादी यहीं से वहां पर पहुंची हुई थी। और यकीनन अगर राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे किसान आंदोलन से तो इसे मुजफ्फरनगर से वो आते हैं। हालांकि बार बार वो बीजेपी को हराने का दम भरते हैं, लेकिन जब उसे पूछा जाए कि अच्छा आप जिता किसको रहे हैं तो फिर वो गोलमोल अपने ठेठ अंदाज में जवाब देते हैं। देखिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा, जो लोग यहाँ पर वोट डाल के आ रहे हैं उनसे लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। उन लोगों का यही कहना है, एक परिवार है, मैं चाहूंगी कि आप लोग जरा आइए। देखिए अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आई हैं, स्कूटी से ये चल के आई और फिर वोट डाल के। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप लोग आगे आइए। मुद्दा क्या था जिसको ज़हन में ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया है? पहली बात मुद्दा हमारा ये था सेफ्टी का, जो योगी, हाँ जी, और मतलब कानून भी एक्टिव है, पुलिस भी हमारी एक्टिव है, मतलब सब चीज अच्छी चल रही है। आपने पहली बार वोट डाला है? हाँ जी। तो आपने सिक्योरिटी के मुद्दे पर ही वोट हाँ किया जी, है? हाँ जी। मैंने देखा कि आप स्कूटी से अपनी माँ को लेकर आई यहाँ पर वोटिंग के लिए। हाँ जी। यहीं पे पास में रहती हैं? हाँ जी, जाट कॉलोनी। अच्छा, जाट कॉलोनी में। आप बताइए आपके लिए मुद्दा क्या रहा? जो मेरी बेटी ने कहा वही है। जो बेटी ने कहा वही, महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है यहाँ का, और उसी के आधार पर आपने वोट डाला है। ठीक है, ये दोनों लोग देखिए अपनी बेटी के साथ, वो महिलाएं हैं, वो स्कूटी पर चलकर आई और यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। कुछ और लोग हैं, आपने वोट डाल दिया, जरा स्याही का निशान दिखा दीजिए दर्शकों को। ये देखिए, यही वो अमिट स्याही का निशान है जो लोकतंत्र में आपकी ताकत को बताता है और आप अपना भविष्य अगले 5 सालों के लिए चुनते हैं। आप कौन सा मुद्दा रहा जिसको ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है? जी, मेन मुद्दा तो एक तो बेरोजगारी को लेकर है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। दूसरा एक किसान आंदोलन जो चला है, क्या उसका असर दिखेगा इन चुनावों में? चुनावों में असर तो है उसका असर, खासकर यूपी वेस्ट में उसका असर जरूर है। अच्छा, तो देखा आपने, महिलाएं और बेटियां जहां महिला सुरक्षा के मुद्दे पर यहां पर वोटिंग कर रही हैं, तो वहीं पर यूथ ने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर हम वोट करने के लिए पहुंचे हैं। यानी कि मिली जुली प्रतिक्रिया। मुद्दा सुन के ही पता चल जाता है कि लोग वाकई मुद्दों के आधार पर ही अंदाजा हो जाता है। लेकिन मुजफ्फरनगर के गुड़ से हम मथुरा के पेड़े की तरफ चलते हैं। मीठी चीजें दोनों जगह अर्पिता, लेकिन चुनाव में वो मिठास नहीं है। अर्पिता, हाँ जी, अर्पिता को अभी आवाज नहीं जा रही है। श्वेता झा के पास चलते हैं, नोएडा से श्वेता है और वीआईपी कैंडिडेट्स में एक वीआईपी कैंडिडेट यहां पर भी, जब भी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों के जवाब दिए जाते हैं तो नाम उठा दिया जाता है राजनाथ सिंह के बेटे का। हालांकि बीजेपी अपनी तरफ से कहती है और प्रधानमंत्री ने ही कल अपनी इंटरव्यू में यह कहा
कि ऐसा नहीं है, पार्टी पर उनका कोई जोर नहीं रहता है। अगर कोई कहीं से जीत जाए तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन वीआईपी कैंडिडेट का खुमार रहता है लोगों पर। बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही हैं। पंकज सिंह की अगर हम बात करें तो 2017 के चुनाव 1,62,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने चुनाव जीता था। सुनील चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी के इस बार कैंडिडेट है, पिछले बार दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा था। 58,000, मात्र 58,000 उनको वोट जो है लगभग उनको मिले थे। और इस बार कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन देखिए लोग मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं। कैंडिडेट कोई किसी का बेटा हो, कोई किसी की बेटी हो या फिर बहू हो, परिवार की बात लोग करते हैं, लेकिन दरअसल लोग पार्टी को वोट करते हैं, लोग दरअसल काम को वोट करते हैं। और इस बार देखिए लगातार यहाँ पर देखिए, यहाँ जो लगातार लोग जो है वो आ रहे हैं। और सीनियर सिटीजन्स की अगर आप बात करें तो उनके पास भी इस बार देखिए, इस बार जो मुद्दा उठ रहा है, खास करके अगर हम नोएडा की बात करें तो लोग बोलते हैं कि राजनाथ सिंह के बेटे चूंकि यहाँ से विधायक हैं तो उनके नाम पर लोग वोट दे देते हैं, या फिर कोई बड़ा कैंडिडेट है, कोई बड़े परिवार से आता है, उस नाम पर वोट पड़ता है, या फिर मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करते हैं? देखिए जी, हम तो क्लियर कट मुद्दों के हिसाब से देते हैं। हमें मुद्दे चाहिए। हम चाहते हैं कंट्री में खूब प्रोडक्शन हो, जो आत्मनिर्भर का एक स्लोगन दिया गया है, मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया गया है। हम चाहते हैं एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हो ताकि खूब प्रोडक्शन हो। अब देखिए, जब प्रोडक्शन होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को काम मिलेगा, खूब जनरेट होगा रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट इकोनॉमिकली पावरफुल होगी, तभी तो गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए खर्चेगी। एक तो हमारा मुद्दा ये है कि देखिए, कंट्री के लिए खूब प्रोडक्शन करनी है, आत्मनिर्भर करना है, जीडीपी बढ़ानी है, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ेगी। दूसरा मुद्दा जो मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक मनी पब्लिक के लिए यूज होनी है। पब्लिक मनी ये हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए यूज नहीं होनी है, ये केक काटने के लिए नहीं होनी है, ये जो महोत्सव मनाते हैं, बाहर से लंदन से बग्गियां आती हैं, उसके लिए ये पब्लिक मनी नहीं है। हम चाहते हैं एक ही साथ बहुत सारे प्रहार भी कर दिए इन्होंने। और मेरा ये दावा है, महोत्सव से लेकर मुमकिन है मायावती जी के बर्थडे पर जो सेलिब्रेशन किए जाते थे। अर्पिता, आवाज आ रही है आपको अब? जी जी जी। तो अर्पिता, पिछली बार जो आपसे बातचीत हुई थी उसके बाद से अब तक कितनी तस्वीरें वहां पर बढ़ी हैं, क्योंकि कतार तो बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल, कतार, आपने कतार का जिक्र किया तो शुरुआत भी चलिए इसी कतार के साथ करते हैं। आपकी जहां तक नजर जाएगी, देखिए ये लाइन टेढ़ी होते हुए अब जेड आकार लेती हुई चली जा रही है, यानी जगह नहीं है लेकिन कतार जो है वो बढ़ती जा रही है। आइए आपको दिखाएं, ये हालत है। फिलहाल महिलाएं अभी कुछ कम दिख रही हैं श्वेता, महिलाएं कुछ कम हैं, बुजुर्ग यहाँ पहुंच रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक फर्स्ट टाइम वोटर जो कहते हैं बहुत निर्णायक भूमिका उसकी भी होती है, वो क्या सोच रहा है उसी से अलग परिपाटी लिखी जाएगी, वो एक है। आप पहली बार वोट कर रहे हैं? जी। आप एक युवा के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं जिसको सोचकर आज आप पहुंचे हैं और कितना एक्साइटमेंट है पहली बार वोट करने का? ये रोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस, जैसे कि स्टैंड अप की लहर चल रही है, वो स्टैंड अप कह रहा हूँ स्टार्टअप्स की, तो उन सब चीज, ये सब कुछ बाकी छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हम यंगस्टर्स को काफी मैटर करते हैं, तो ये सब चीजें हैं। और एक्साइटमेंट कितना है कि पहली बार वोट करने जा रहे हो? एक्साइटमेंट तो है ही, सबको होता है, चाहे पहली बार करो चाहे बाद में करो, एक्साइटमेंट तो उतना ही होता है। अच्छा, एक अम्मा भी है, जरा जगह दीजिए। अरे अम्मा, आप तो ये मतलब क्या चलने वलने में दिक्कत है आपको थोड़ी? पैर टूट गया है हमारा। अच्छा, पैर? हाँ, वोट डालने जब भी आए, वोट करने आप फिर भी आई हैं? फिर भी आए। अच्छा। और पैदल भी आए। अच्छा, कितनी दूर से आई हैं पैदल? गोपालगढ़ से आए। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब आप मतलब इतने पैर वैर टूटा है फिर भी जो है आप आई हैं वोट करने, क्या मुद्दे हैं भैया? ऐसा क्या लग रहा है आपको कि क्या बदलाव करेंगे या क्या सोच के आई है घर से? किसको वोट करेंगे वो मत बताइएगा, मुद्दे बताइएगा अम्मा। वोट यही कही है, हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे बच्चों का, बड़े बूढ़े का सुधार हो जाए तो सबसे बढ़िया है। अच्छा, और कुछ लोग हैं, आप देखिए, आप कुछ बोलेंगी? तो कुछ महिलाएं हैं, अपना काम अरे मुस्कुरा जरूर रही हैं लेकिन बोलेंगी कुछ नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर लोग हैं मन में बहुत कुछ सोचकर, बहुत कुछ समझकर, आज जो चुनावी वादे दावे होते थे वो अलग है श्वेता, दौर अभी उसका खत्म है, दौर है अभी मतदाताओं का जो पहुंचे, जहाँ पर कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात होती है।